जी हाँ फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सार एकेडमी पर। आज सीटेट 500 एमसीक्यू का जो सीरीज चल रहा है, जो जुलाई 2025 सीटेट का प्रिपरेशन है, उसमें आज है आपका 8वां क्लास। 8वें क्लास यानी कि 8 सीरीज है। आज 8वें सीरीज में हम करेंगे 10 क्वेश्चन को, जिसमें से आप अपना स्कोर बताएंगे। स्कोर बताएंगे आप अपना कमेंट सेक्शन में, और कमेंट सेक्शन में स्कोर बताने के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपका नाम लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सीरीज, जो जुलाई 2025 सीटेट के लिए है। आप सभी के सीटेट को बूस्ट करने के लिए यह सीरीज चलाया जा रहा है, तो प्लीज आप इस सीरीज में जरूर अपियर होइए। तो आइए पढ़ते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? कौन सा विकास का सिद्धांत है, यानी कि विकास का जो सिद्धांत है वो कौन सा है? सभी को की विकास दर समान नहीं होती है। देखिए, जो विकास दर है वो सभी की एक समान नहीं होती है, ये पॉजिटिव है। यहां पर नहीं जो है वो पॉजिटिव है, क्योंकि हम कई बार बताए हैं कि जहां नहीं रहेगा वहां निगेटिव ले लीजिएगा, लेकिन ये स्टेटमेंट जो है, विकास का जो दर होता है वो एक समान नहीं होता है। हो सकता है कि किसी की हैंड राइटिंग अच्छी है और वो ड्राइंग में बहुत स्ट्रांग है, तो किसी का कैलकुलेशन अच्छा होगा। कोई संस्कृत अच्छा पढ़ता होगा तो किसी का इंग्लिश बहुत स्ट्रांग होगा। तो जो डेवलपमेंट होता है, विकास जो होता है, वो सबका एक समान नहीं हो सकता है। अभी एक बहुत फेमस चल रहे हैं राजा यादव, रील्स वील्स में दौड़ रहे हैं, ठीक है। तो वो दौड़ में बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर उनका कंपेरिजन युजवेंद्र चहल से किया जाएगा तो नहीं, वो क्रिकेट में अच्छा है। तो सब कोई का विकास दर क्या होता है? एक समान नहीं होता, सब कोई का अपना अपना विकास दर होता है। तो यहाँ पास एक कुछ सही लग रहा है, फिर बी पढ़ते हैं। विकास हमेशा रेखीय होता है। विकास हमेशा रेखीय नहीं होता है। विकास हमेशा रेखीय नहीं होता है। विकास हमेशा रेखीय नहीं होता है। हो सकता है कि किसी का डेवलपमेंट जो है, अगर किसी का लैंग्वेज बहुत अच्छा डेवलप कर गया हो, तो हो सकता है कि वो कैलकुलेशन में कमजोर हो और कैलकुलेशन बाद में उसका स्ट्रांग हो। तो रेखीय नहीं होता है, बल्कि विकास क्या होता है? आरेखीय होता है, यानी कि एक रेखा में नहीं चलता है, या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। नहीं, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यहाँ पर नहीं जो है निगेटिव है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जब सब पैदा हुए हैं तब से आपका डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया, तब से कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं, या तब से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं। कैसे? आप जब जन्म लिए तो आपने रोना सीखा, जब आप थोड़े से बड़े हुए तो हाथ पर फेंकना सीखा, जब आप थोड़ा सा और बड़े हुए तो बैठना सीखा। सीख ही रहे हैं। विकास की सभी प्रक्रिया अंतः संबंधित नहीं है। ये जो नहीं शब्द है यही निगेटिव है। अंतः संबंधित है। विकास की सभी प्रक्रिया एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से अंतः संबंधित है। संबंधित इस तरह से है कि जब तक आप क ख अगर नहीं सीखिएगा तो फिर आप का से कमल कैसे और मात्रा के ज्ञान कैसे सीखिएगा? अंतर संबंधित है। तो यहाँ बोल रहा है कि विकास का सिद्धांत है कौन सा? तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है और ये है। सभी का विकास दर एक समान नहीं होता। मेरा विकास दर और आपका विकास दर एक समान नहीं होता है। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन जो संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, अभ्यासमिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक है। तीसरा ऑप्शन अगर देखेंगे तो तीसरा ऑप्शन जो है वह है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक है। यह तीसरा ऑप्शन हो गया। चौथा ऑप्शन अगर पढ़िएगा तो शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक है। देखिए, विकास कभी भी शारीरिक नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका ग्रोथ से रिलेटेड है। वृद्धि हो गया शारीरिक अगर है तो। संवेगात्मक सबसे पहले संवेगात्मक नहीं होगा, इमोशन सबसे पहले नहीं होगा, सबसे पहले जो है साइकोलॉजिकल स्टार्ट होता है। शारीरिक दोनों काट दीजिए। संवेगात्मक यानी कि सेंस से या इमोशन से रिलेटेड, हंसना रोना नहीं, ये विकास अभी नहीं है। जो विकास है संवेगात्मक से स्टार्ट नहीं होता। विकास होता है म स श, यानी कि मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। सबसे लास्ट में होता है शारीरिक। तो विकास का क्षेत्र जो है इस तरह से विभाजित किया गया, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक। तो आंसर हो जाएगा सी आंसर। आपका ए, बी और डी आंसर नहीं होगा। चलिए 13 का ऑप्शन पढ़ते हैं। एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थी से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखने या उपागम पर आधारित है। देखिए, हम एक टीचर हैं, या आप एक टीचर हैं, अपने आप को टीचर मान लीजिए। आपको एक टॉपिक मिला फल सब्जी, ठीक है।
कुल फल सब्जी का चित्र दिखाती है और अपने विद्यार्थी पर से बात करता है। यानी कि आप कुछ फल और सब्जी का फोटो दिखाइए, फिर आपस में बात कीजिए, विद्यार्थी को जानकारी उपलब्ध कराइए फल और सब्जी के बारे में। तो यह पोषण, आप चैप्टर कौन सा पढ़ा रहे हैं? आप चैप्टर पढ़ा रहे हैं पोषण, तो पहले आप दिखलाइएगा ना फल सब्जी मीट अंडा सबको सबको। तो उसके बाद बच्चा जो है पहले के ज्ञान से इस फोटो को जोड़ रहा है, तो जोड़ रहा है तो इस तरह का उपागम, इस तरह का पढ़ाना क्या, इस तरह का पढ़ाना क्या कहलाएगा, किस सिद्धांत पर आधारित है? इस तरह का पढ़ाना किस सिद्धांत पर आधारित है? चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन पर, अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन पर बिल्कुल नहीं होगा, ये आप फर्स्ट में ही काटिए। अनुबंधन का अधिगम का शास्त्रीय अनुबंध बिल्कुल नहीं होगा, ये खत्म हो गया। पुनर्बलन, पुनर्बलन रेनफोर्समेंट तो टीचर कर ही नहीं रहा है, वो तो फोटो दिखा रहा है। रेनफोर्समेंट मतलब क्या कि फोर्स कर रहा है कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा करेंगे, नहीं करोगे तो 2 छड़ी मारेंगे। रेनफोर्समेंट पुनर्बलन तो होगा नहीं। उसके बाद अधिगम के सक्रिय अनुबंधन पर नहीं। उसके बाद बच्चा पुनर्ज्ञान से जोड़ रहा था, पुनर्ज्ञान से जोड़ रहा है तो ज्ञान का निर्माण कर रहा है। मान लिया कि आप दिखलाएं मैंगो, तो बच्चा पूर्व का ज्ञान रखे, बाकी गर्मी के दिन में जो जब लहर चलता है तो हम जो फल खाते हैं उसी का नाम है मैंगो, आम। तो पूर्व ज्ञान को जोड़ रहा है तो ज्ञान के निर्माण से हो जाएगा डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। थोड़ा स्पीडअप करते हैं, शॉर्ट में वीडियो बने। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा खाली जगह के कारण रोता है। बच्चे की दादी उसके माँ से ले ली, एक छोटा सा बच्चा है, उसकी दादी आई और उसके माँ की गोद से ले ली तो रोने लगा। बच्चा क्यों रोया? सामाजिक दृश्यता के कारण। ऐसा बच्चा देखता रहता है समाज में हमेशा माँ को ही, इसलिए ऐसे रोने लगा। संवेगात्मक दृश्यता के कारण, या बच्चे का इमोशन जुड़ा हुआ है माँ से उसके कारण। अजनबी के कारण, दादी अजनबी तो बिल्कुल नहीं हो सकती है। वियोग के कारण, वियोग भी नहीं हो सकता है। असामाजिक दृश्यता होगा नहीं क्योंकि दादी को तो शुरू से ही देख रहा है, तो ये नहीं होगा। बच्चा इमोशन से जुड़ा हुआ है माँ से, यानी कि संवेगात्मक, है ना। संवेगात्मक से बच्चा जो है इमोशन से माँ से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? संवेगात्मक हो जाएगा। यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपको संवेगात्मक। संवेगात्मक मतलब कि बी, आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा बी। 15, शिक्षा के संदर्भ में क्या है? शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य, सोशलाइजेशन क्या है? एजुकेशन से रिलेटेड, यानी कि इन द पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन से के पर्सपेक्टिव में समाजीकरण क्या है? एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, अनुकूलन यानी कि एडजस्टमेंट कर लेना सामाजिक माहौल में, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करने रहना, सदैव अनुपालन करते रहना, कभी भी समाजीकरण नहीं हो सकता है, कभी भी समाजीकरण नहीं हो सकता है। तो ये तो डी तो आप काट ही दीजिए। अपने सामाजिक मानदंड बनाना, खुद का सामाजिक मानदंड बना लेना भी ये सही नहीं है। सामाजिक मानदंड मतलब कि एक सोच बना लेना कि हाँ समाज ऐसा ही होता है। समाज में बड़ों का सम्मान करना समाजीकरण नहीं होता है, ये तो आपको करना ही है। सामाजिक वातावरण में के अनुकूल हो जाना, जैसा सामाजिक वातावरण है, जैसे आप हिंदी भाषी क्षेत्र में, अब हिंदी भाषी क्षेत्र में आप हिंदी बोल रहे हैं, आप चल के तमिल में या चल के केरल में मलयालम, तो वहाँ पर आपको एडजस्ट कर लिए उस समाज में, मलयालम बोलने लगे, तो यही हुआ समाजीकरण, यही हुआ समाजीकरण। जैसे अभी बीपीएससी से बहुत सारे टीचर जो बिहार में बहाल हुए हैं, तो उस बीपीएससी से बहाल हुए हुए टीचर जो है बहुत सारे अदर स्टेट से भी हैं, नोएडा से हैं, दिल्ली से हैं, आपको बंगाल से हैं। तो बंगाल के जो कैंडिडेट आए हैं टीचर, वो बंगाली बोलते हैं, लेकिन रहते रहते यहाँ मगही बोलने लगे, तो उन्होंने समाजीकरण का अनुपालन किया। अब वो मगही भी बोलते हैं, अगर मगध में बहाल हुए हैं तो पटना में या गया में इस सब में बहाल हुए हैं तो मगध बोलने लगे। मैथिली में बहाल हुए हैं उधर दरभंगा पूर्णिया समस्तीपुर में, तो वो मैथिली बोलने लगे। तो कहने का मतलब यही है कि समाजीकरण मतलब एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट कर लेना। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण यही एडजस्टमेंट करना। राज्य स्तर की, अब आके पढ़ते हैं 16 क्वेश्चन। राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थी को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों का वरीयता देता है। जेंडर बाइसनेस, क्या आ गया? जेंडर बाइसनेस। बोल रहा है कि राज्य स्तरीय एकल गायन प्रतियोगिता, यानी कि सिंगल सॉन्ग का प्रोग्राम हो रहा है, सिंगल सॉन्ग प्रोग्राम, अकेले स्टेज पर खड़ा होकर के बच्चे लोग को अपना प्रेजेंटेशन देना है। उसमें क्या किया, एक राज्य जो है एक स्कूल जो है विद्यार्थियों में से लड़की को ज़्यादा तरजीह दे रहा है कि हाँ हाँ लड़की गाएगी, लड़की गाएगी। तो ये जेंडर बाइसनेस हो गया। क्या भाई? तो
लड़की जो है अच्छा गाती है, या लड़की ड्राइंग अच्छा करती है, या लड़की जो है मेहंदी अच्छा लगाती है, या लड़की जो है गाती अच्छा है, या डांस अच्छा करती है, तो जेंडर वाइसनेस हो गया। पिंक कलर हमेशा लड़की के लिए, ब्लैक ब्लू रहेगा तो लड़का लोग, तो ये जेंडर वाइसनेस हो गया। वैश्विक प्रवृत्तियाँ, ये नहीं होगा बाबू। बी, परियोजनात्मक उपागम, परियोजना इसमें क्या हो गया, इसमें परियोजना कहाँ से रहा, ये तो सीधा बाइसनेस कर रहा है, लड़की को ज़्यादा तरजीह दे रहा है, लड़का को ज़्यादा। तो बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। क्या होगा सही आंसर? आंसर होगा डी, लैंगिक पूर्वाग्रह। आंसर क्या होगा? लैंगिक पूर्वाग्रह। वैगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? वैगोत्स्की कौन है? वही लेव वैगोत्स्की जो सामाजिककरण पर ज्यादा ध्यान देता था। लेकिन संज्ञान का जहां बात आएगा आपको जीन पियाजे लगाना है, और जहां वैगोत्स्की आएगा समाज को खोजना है। जहां समाज का ऑप्शन हमारा लगा के आगे बढ़ जाओ, कुछ नहीं हो सकता है। एकदम सामाजिक संस्कृति लगाइए, 110% सही आंसर हो जाएगा। हम इसीलिए तो 500 MCQ का सीरीज लाए हैं। 500 MCQ सीरीज में आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। साथ में कंटेंट भी स्टार्ट है, RTE का वीडियो भी बना है, उस RTE की वीडियो को भी देखिए, राइट टू एजुकेशन एक्ट को देखिए। यूट्यूब पर सर्च कीजिए RTE बाय सार एकेडमी, आपको मिल जाएगा। इसके बाद NCF का भी आने वाला है, NCF का वीडियो आने वाला है, वन शॉट वीडियो, जो 20 से 25 मिनट में, लगभग आधे घंटे की वीडियो में आपको NCF फिनिश कर देंगे। उससे बाहर NCF में जुलाई 2025 में नहीं आएगा सीटेट से। तो पढ़ते हैं इसका ऑप्शन। वैगोत्स्की, हम बताएं वैगोत्स्की का इलाज क्या है? समाजीकरण है, उसका इलाज है समाजीकरण, पैरासीटामोल है समाजीकरण। वैगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक को महत्वपूर्ण भूमिका देते हैं? आनुवांशिकता पर कभी बल नहीं देंगे वैगोत्स्की, शारीरिक पर कभी नहीं, बच्चा का शरीर कुछ भी रहे, नैतिकता पर कभी नहीं, समाजीकरण पर। बच्चे समाजीकरण से सीखते हैं, समाज से सीखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थी की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। यह खाली जगह से प्रभावित है। वैविध्यपूर्ण कार्यों का अनुपालन करती है एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की बहुत सारी कमियों को पूरा करने के लिए। तो वैविध्यपूर्ण क्या बोल रहा है? वैविध्यपूर्ण। तो यहाँ पर बोल रहा है कि कौन सा नियम लगा रही है। तो वैविध्यपूर्ण मतलब क्या? विविध शिक्षण पद्धति, विविध शिक्षण पद्धति। तो पता ही है कि विविध शिक्षण पद्धति के बारे में कौन बताया? कोलबर्ग बताया है। कोलबर्ग ने क्या बताया? कोलबर्ग ने बताया कि जो ये यार बच्चे होते हैं वो अलग अलग शिक्षण पद्धति से सीखते हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने क्या बताया कि बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। बच्चों का सिद्धांत जो होता है वो बहुत तरह का होता है, बहुबुद्धि सिद्धांत, यानी कि ढेर सारा बुद्धि। तो उसमें हार्वर्ड गार्डनर जहाँ पर रहेगा इसमें आप टिक लगा दीजिएगा। वैविध्यपूर्ण यानी कि विविध शिक्षण पद्धति का इस्तेमाल करना है। तो कोलबर्ग के नैतिकता विकास के सिद्धांत से प्रभावित है? नहीं, टीचर कोलबर्ग से प्रभावित नहीं है, वो तो विविध तरीका खोज रही है। बहुबुद्धि का सिद्धांत आएगा, विविध तरीका। तो कोलबर्ग का नैतिकता सिद्धांत इसमें काम नहीं देगा। तो शिक्षिका किससे प्रभावित है? नहीं, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत। हाँ, हार्वर्ड गार्डनर कौन? हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से ये रिलेटेड है टीचर। ये हो सकता है अभी आगे सी और डी पढ़ते हैं। इसके सामाजिक नहीं, सामाजिक से यहाँ क्वेश्चन ही नहीं है, तो ये होगा नहीं, सी नहीं होगा। डी, पियाजे के सिनेमाटोग्राफी का संज्ञान का तो बात ही नहीं हुआ है, संज्ञान का बात ही नहीं हुआ। तो आराम से गार्डनर पर लगाइए, आगे बढ़िए। देखिए आपको की पकड़ना है, की मतलब चाबी पकड़ना है। चाबी पकड़िए, ताला खोलिए। उतना लंबा ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्वालिफाई करना है, मार्क्स से मतलब नहीं है। आपको मेन एग्जाम में मार्क्स लाना है, जैसे BPSC में, उसके बाद आपको झारखंड में जो मेन एग्ज़ाम होगा उसमें, बंगाल में होगा वो उसमें, DSSB में, KVS में अच्छा नंबर लाना है। इसमें आप पास हो जाइएगा, 90+ आ जाएगा, बस कहानी खत्म हो गई। एक शिक्षिका अपने आप से कभी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती, वह अपने शिक्षार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं, सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम के सिद्धांत पर आधारित है। कभी भी अपने से आंसर नहीं देगी, क्वेश्चन दे देगी या बच्चा लोग को ग्रुप बना देगी, बोले कि डिस्कस करो, फिर बोले कि आपस में इसका आंसर खोजो। तो जो टीचर है वो क्या कर रही है, विषय वस्तु को वो बच्चा क्या कर रहा है, ये टीचर जो है वो क्या कर रही है, किस तरह का नियम का इस्तेमाल टीचर कर रही है। बच्चे को दे देती है डिस्कशन में, मान लिया कि हम दे दिए प्लांट्स, तो हम बोले कि प्लांट्स में से ऐसा पत्ता खोजिए जो रेड कलर का हो, तो वो पालक साग रेड वाला लेके चला आएगा या किसी पत्ते को लेके आएगा। तो इसी तरह का क्वेश्चन दे देती है, बच्चा को खोजती है, खोजने के लिए बोलती है। तो क्या कर रही है? बच्चा को एक्टिव कर रही है। टीचर क्या कर रही है? बच्चा को एक्टिव। अनुदेशात्मक, अनुदेश थोड़ी दी है, ये नहीं होगा। अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप इसमें नहीं होगा। लेक्चर उक्चर अगर बच्चा बोलेगा, स्पीच देगा तब। सीखने की तत्परता, सीखने की तत्परता को प्रोत्साहित नहीं कर रही। बच्चा तो सीखने के लिए तत्पर है ही। क्या कर रही? बच्चे को क्या कर रही? सक्रिय भागीदारिता, बच्चे को एक्टिव लर्नर बना रही है। बच्चे को क्या कर रही है? एक्टिव लर्नर, यानी कि सक्रिय, एक्टिव कर रही है बच्चे को। 20,
निम्न में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? बैठने की उचित व्यवस्था, शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, विषय वस्तु या अधिगम अनुभव की प्रकृति, विषय वस्तु में प्रवीणता। क्या है? शिक्षा से संबंधित। बैठने की उचित व्यवस्था शिक्षक यानी कि टीचर से रिलेटेड अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। लर्निंग को कौन अफेक्ट करेगा? कौन सा फैक्टर है जो लर्निंग को अफेक्ट करेगा? तो ये नहीं होगा, बैठने वाला नहीं होगा। शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, देखिए जब टीचर जा रहा है तो अपना FLN किट और जितना भी रिसोर्सेस है लेके ही जाएगा। तो अगर रिसोर्सेस नहीं भी है तो इसमें जो टीचर है उसका अधिगम प्रभावित नहीं होगा, यानी कि लर्निंग प्रभावित नहीं होगा उसका, या बच्चे का लर्निंग जो नहीं प्रभावित होगा वो अलग अलग FLN यूज़ करेगा। विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों को प्राकृतिक नहीं, ये भी नहीं होगा। ABC नहीं होगा, D होगा, विषय वस्तु में प्रवीणता। कोई भी टीचर अगर अपने ही सब्जेक्ट में प्रवीण नहीं होगा, यानी कि अच्छा कमांड नहीं रखता होगा। अगर मान लिया कि आप जा रहे EVS पढ़ाने, अब EVS का 4-5 क्लास के बुक में आपको कमांड नहीं है, या साइंस में अच्छा कमांड नहीं है, तब पढ़ाओगे क्या? है ना। 1 to 5 भी अगर पढ़ा रहे हो तो कम से कम 10 तक का साइंस और सोशल साइंस इस तरह पर कमांड होना चाहिए। तो आपका विषय वस्तु का प्रवीणता होना बहुत ज़रूरी है, तब बच्चा को आप सिखा पाएगा, लर्निंग पर इफेक्ट डालेगा। अगर आपको ही प्रवीण नहीं है, आप ही अगर बढ़िया कमांड नहीं रखते हैं, तो आप बच्चे को क्या सिखाएगा? तो लर्निंग, बच्चे के लर्निंग पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है टीचर का ज्ञान, यानी कि टीचर का उस सब्जेक्ट पे कमांड। आप जा रहे हिसाब पढ़ाने यानी कि जोड़, अब जोड़ में आपको प्रॉब्लम है, पूरा कंसेप्ट आपका खुद का क्लियर नहीं है, बोर्ड मार्क्स क्लियर नहीं है, तो आप बच्चे को क्या पढ़ाएगा? तो इसमें प्रवीण होना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक छोटा सा जो सीरीज़ था वो 8वां सीरीज़ था, और इस 8वें सीरीज़ में आपको यही कहना है लास्ट बार फिर से कि बहुत मेहनत लगता है, बहुत मेहनत लगता है, और हमको उतना टाइम नहीं है कि हम वीडियो को एडिट करें। तो जहाँ तक हो सकता है हम कंटेंट लाते हैं, आपको बताते हैं। NCF का भी वीडियो आएगा, और प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो एकदम लास्ट बार फिर से रिक्वेस्ट है, अरे भाई शेयर कर दो, पैसा नहीं लगता शेयर करने में, लाइक कर दो, उसमें भी पैसा नहीं लगता, कमेंट करो अपने स्कोर को, और प्लीज़ सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो ताकि हम मोटिवेटेड रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विजिट अगेन।